नमस्कार। एक बहुत ही शानदार इवेंट के साथ आपका अपना परिवार बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित आपके समक्ष आया है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, रोहित सर के चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है कि क्या खुशखबरी आपके बीच में है। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के लिए 500 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और आज है 3 मई 2025, यानी आज से लेकर 23 मई 2025 तक आप आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ठीक है, तो मेरा नाम शोभित है, मेरे साथ रोहित सर हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में भी हम बताएंगे, एज की क्या क्राइटेरिया है, क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो आपको कितने रुपए अदा करने होंगे, इस तरह के सारे प्रश्नों का जवाब लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, फिर रोहित सर भी आपको गाइड करते हुए चलेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन ऑन रेगुलर बेसिस इन सबऑर्डिनेट कैडर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को आप कब से भर सकते हो साथियों, 3 मई 2025 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 23 मई 2025। ठीक है, 3 मई 2025 से 23 मई 2025, बहुत लंबा समय इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, बहुत ही एक निश्चित समय इन्होंने दिया है, बहुत कम आपके पास वक्त है इस पूरी प्रोसेस को करने में, फॉर्म वगैरह फिलअप करने में। ठीक है, आगे साथियों मैं आपको बता दूं कि आगे कुछ आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है बैंक की वेबसाइट करंट अपॉर्चुनिटीज उसको लगातार चेक करते रहें, ताकि कॉल लेटर्स हो गई या किसी तरह की कोई सलाह हो गई तो ऐसी सारी जानकारियां ईमेल के थ्रू तो खैर आपको दी ही जाएंगी, पर आप पूरा अप टू डेट रहें। ऑल रिविजन्स, ठीक है, मॉडिफिकेशंस जो भी होंगे वो बैंक की वेबसाइट पर आपको बताए जाएंगे। इनका सीधा सीधा सा ये कहना है कि आप जो भी जानकारी लें वो ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट से ही लें। ठीक है, तो इस तरह से आपको सावधानी बरतते हुए चीज़ों को चलना है। जितना भी आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जो भी आपके साथ बातचीत होगी बैंक की, वो ईमेल आईडी के थ्रू होगी। ठीक है, तो उस पर भी आपको संभाल कर रखना है। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इन पर बात की गई है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी एंड रिजर्वेशन इन पोस्ट। ठीक है, वेयर एवर एप्लीकेबल, तो आंध्रा, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ वगैरह सबको यहाँ बताया गया है किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो रोहित सर को मैं माइक देना चाहूंगा, रोहित सर बताएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 500, ये किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिफाइन। देखिए, ये तो सच में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, राइट। कहीं ना कहीं अब 10वीं पास वाले बच्चे भी फॉर्म को भर सकेंगे, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। और 500 वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज इन्होंने जो है इसको कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। टोटल 500 वैकेंसीज, इसकी हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं, ठीक है ना। बाकी जनरल इतना बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, वो हम आपको अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं सबको ये बता देते हैं कि भैया 500 वैकेंसीज है। आंध्रा में 22, असम में 4, बिहार में 23, चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसीज किस किस स्टेट में कितनी है, राइट। चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 12, राइट। दादरा एंड नागर हवेली में 1, दमन दीव में 1, दिल्ली 10 वैकेंसीज, गोवा 3, गुजरात में वैकेंसीज ठीक ठाक है, 80 वैकेंसीज है, राइट। हरियाणा 11, हिमाचल प्रदेश 3, क्योंकि देखिए एक इंडिविजुअल बैंक के द्वारा है, राइट। एक होता है कि जैसे एक आईबीपीएस के थ्रू होता है तो उसमें फिर सभी बैंक में वो सारी चीजें कैटेगराइज होती हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक बैंक ने निकाली है, तो ये उसके अकॉर्डिंग 500 वैकेंसीज काफी है, राइट। ठीक है ना। झारखंड में 10 है, कर्नाटका में 31, केरला में 19, मध्य प्रदेश में 16 एमपी वालों के लिए, महाराष्ट्र 29, मणिपुर 1, नागालैंड 1, उड़ीसा में 17 वैकेंसीज है, पंजाब में 14, राजस्थान वाले बच्चों के लिए 46 वैकेंसीज है, राइट। उधर तमिलनाडु की बात करें तो 24, तेलंगाना में 13, और हमारे यूपी वाले जितने भाई बहन हैं उनके लिए 83 वैकेंसीज इसमें हैं बच्चों, राइट। उत्तराखंड में 10 और वेस्ट बंगाल में 14। 500 वैकेंसीज आपकी टोटल हैं, जिसमें कि अगर बात करें एससी के लिए बच्चों 65, अगर बात करें एसटी के लिए 33, और ओबीसी के लिए 108 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42, और जनरल वालों के लिए 252। बाकी ये जो सब आपका जो है पीडब्ल्यूडी, यानी कि आपका जो है फिजिकल विद डिसेबिलिटी वाले जो है, और एक एक्स सर्विसमैन वाला, ये दो आपके कैटेगराइज हैं, दोनों के लिए यहाँ पर अलग से बताया हुआ है। जैसे कि अगर बात करें 97 आपका जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, और ये आपका जो फिजिकली आपका जो डिसेबल है ना, ये उनके लिए है आपका, राइट। ठीक है ना, राइट। चलिए बाकी सोबिस्र, हाँ साथियों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि डिटेल्स ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मई 2025 के अनुसार, ठीक है, 1 मई 2025 के अनुसार ये बात कर रहा है आपसे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 हैं। इसमें एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से 26 साल की उम्र होनी चाहिए, 18 से 26 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है,
और इसमें साफ लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास्ट द 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, एसएससी या मैट्रिकुलेशन, प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर हम बात करें कि आप जिस भी प्रदेश से आते हैं या जो भी आपकी लोकेलिटी है, जो आपके प्रादेशिकता है, उसको एक भाषा है, वो भाषा में आप लिख भी सकें, पढ़ भी सकें और बोल भी सकें। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया या विदर्भ राजस्थान हो गया, तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो आप बोल भी सकें, लिख भी सकें और वो जी। देखिए मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना हूं, सर ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरने के लिए ना ऑप्शन आएगा, राइट। ऑप्शन जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी से हूं, राइट, मुझे हिंदी आती है, तो हिंदी आने का मतलब मुझे हिंदी पढ़ना आना भी चाहिए, लिखना आना भी चाहिए और बोलना आना भी चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए, राइट। अगर मुझे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, यानी कि ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट से। मान लीजिए किसी स्टेट में ऐसा होगा कि सिर्फ इंग्लिश ही चलती होगी, किसी स्टेट में ऐसा होगा हिंदी, किसी में बंगाली, इस तरह से होता है ना। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी में हिंदी बोली जाती है, तो आप सिर्फ उसी स्टेट में, अदर स्टेट में उसमें भर सकते हैं जिसमें हिंदी बोली जाती होगी। जैसे मान लीजिए हरियाणा में हिंदी बोली जाती है तो आप भर सकते हैं, राइट। अगर एमपी में हिंदी बोली जाती है आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप गुजरात, तो फिर आपको गुजराती आनी चाहिए वहां। ये बात ध्यान रखें, ये उस कहने का ये जो मतलब है वो ये है, लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप उसी स्टेट से भरें जो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज आपकी वहां जो हो, जिस भी स्टेट की हो। जैसे गुजरात की तो गुजराती है, तो वहां पे आपको गुजराती आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए मैं यूपी से हूं लेकिन मैं भरना चाहता हूं गुजरात से, तो दो बातें होंगी आपके 10th में, राइट, 10th या आपका 8वीं या 10वीं में आपके उस एज अ सब्जेक्ट वहां की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, तो उस चीज को माना जाएगा। नहीं तो अगर आपके 8वीं या 10वीं में अगर उस जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहां की अगर लैंग्वेज नहीं है, तो फिर अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल है और तरीके से बताएंगे फिर। साथियों अब बात कर लेते हैं रूल्स एंड रेस्पॉन्स क्या रहेगा, मतलब आपको क्या काम करना है बैंक में नौकरी लगने के बाद। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ दिस सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल, यानी कि आप ऑफिस के अंदर, बैंक के अंदर जो डेली रूटीन का वर्क है, जैसे मैं कहूँ कि भाई जो बैंक के मैनेजर हैं वो चाहते हैं कि उनको एक कुछ दस्तावेज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका फोटो कॉपी उनको चाहिए, तो वो फोटो कॉपी करना। आपने देखा होगा अपने आसपास के बैंक में एक ऐसा व्यक्ति होता है बैंक के अंदर जो कि क्लर्किकल पोजीशन पर नहीं है, राइट, वो लोगों के पैसे नहीं गिन रहा, वो जो लोग अपने कुछ लोन वगैरह की बातें कर रहे हैं तो वो उनको भी सजेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन वो बैंक में काम जो कर रहे हैं वो फाइल्स को इधर से उधर रखना, ठीक है, फोटो कॉपी वगैरह करना, उस प्रोसेस को करना। तो बैंक के अंदर जो इंटरनल सिस्टम है, क्योंकि देखिए जो क्लर्किकल स्टाफ है वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं, बैंक मैनेजर जो है वो उन प्रोसेसेस स्मूथली चले उस तरह की फंक्शनिंग पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक यूनिट बैंक में ऐसी भी होती है, कुछ लोग बैंक में ऐसे होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को स्मूथली रन कराना, ठीक है, जैसे बैंक को सुबह ओपन करना, इस तरह के कार्य, ठीक है साथियों। तो ये इस तरह की जो वर्किंग है वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर आगे इसने लिखा हुआ है सबके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचें कि अगर बैंक को हमें सुबह ओपन कराना तो शायद उसका एक्स्ट्रा हो, तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है नो स्पेशल पे शैल बी पेबल एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर दी बाई पार्टाइट सेटलमेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वक्त के साथ साथ जो बदलाव होंगे बैंकिंग में पॉलिसीज को लेकर वो भी आपकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा होगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जब मैंने फॉर्म भरा था तो उस टाइम तो यही 4-5 काम बताए गए थे और अब तो बैंक ने नए काम जोड़ दिए तो वो तो मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसने लिखा है कि जो टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, उन पर भी वो भी आपके कार्य का एक हिस्सा होगा। अब साथियों स्केल ऑफ पे क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे रोहित सर। सर ने बिल्कुल सही बताया, बहुत सिंपल सी बात, बहुत ही बेसिक सी बात है कि हर 5 साल पर आपका जो है कहीं ना कहीं बैंक जो है बाइपर्टाइट सेटलमेंट, मतलब आपका एक प्रॉपर इंक्रीमेंट होता है वो 5 साल पे एक बड़े लेवल पे, राइट। तो वहां पर ऑब्वियस है कि जब आपकी 5 साल बाद एक सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि 1.5 गुने 2 गुने तक भी कहीं ना कहीं रहता है, डबल होने तक के भी चांसेस रहते हैं सैलरी के, ये अगर जब बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए आज मेरी 20,000 तनख्वाह है तो ये समझ लीजिएगा 27, 28 या 30,000 तक होने की संभावना है। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। देखिए अब मान लीजिए 20,000 है तो उस पर तुम अगर 50% भी इंक्रीज करोगे तो देखिए अगर उसका अगर आपका जो है 40% इंक्रीज हो रहा है तो उस लेवल पर उसकी ज्यादा दिखेगी, तो ये एक होगा अंतर, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने ये बात कह दी है कि भैया बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम तो अगर कोई चीज आपको एक्स्ट्रा अगर काम दिया जा रहा है तो आपको करना भी पड़ सकता है। दूसरी बात देखिए बेसिक पे है 19,500, राइट, 19,000 बेसिक पे है और उसके साथ साथ आपको अलग से भी, राइट, ये सारी जितनी भी आपको एचआरए और ये सब डीए सब होते हैं ना, ये सब आपको भी मिलेंगे। उसको अगर मिलाकर अगर बात करें तो आपकी सैलरी लमसम कहीं ना कहीं 25-26 हज़ार तक आपको जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो है ये इंक्रीमेंट टाइप है, इस तरह से आपका बढ़ता रहेगा।
ठीक है, 19,500 जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको जो है यहां पर देख रहा होगा, ठीक है। तो ये 37,815 तक जा रहा है, राइट, 37,815 तक जा रहा है, और ये बेसिक पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्लियरली बोला है, जैसे मॉल्यूमेंट्स के बारे में बोला, इन एडिशन टू द बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड, देखिए, डीएबी, एचआरएबी, सीसीए, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर, राइट, कंसेशन, लीव एनकैशमेंट, ये सारा का सारा आपको इसमें मिलेगा, राइट, सब कुछ इसमें जो है देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इवन क्लियरली बोला गया कि भी आपका जो इंडस्ट्री वाइज एप्लीकेबल बायपोटाइट सेटलमेंट एंड द पॉलिसीज रूल्स ऑफ द बैंक, यानी कि वो आपके लिए भी होगा, यानी कि ये एक परमानेंट जॉब है। ऑफिस असिस्टेंट, बहुत सारे लोग ना कह रहे हैं ये तो यार बहुत